सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारी एंटीजन है, एंटीबॉडी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी आरबीसी और प्लाज्मा पर। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक बनता है वो है हमारा प्लेटलेट्स, और साथ के साथ हम बात करेंगे किस पर, डब्ल्यूबीसी पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मान लीजिए हमारा ये ब्लड है, तो ब्लड के अंदर ये लिक्विड पदार्थ होता है, ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं प्लाज्मा। और जबकि इसके अंतर्गत तीन तरीके के हमारे और कणिका पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाओं के अंतर्गत हमारी आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारा ब्लड होता है, जो उसका लिक्विड वाला हिस्सा होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। और जो हमारी रक्त कणिकाएं होती हैं, उसके अंतर्गत हमारी तीन चीजें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इससे पहले हमने प्लाज्मा और आरबीसी पर बात कर ली थी। अब हम थोड़ी बात करने वाले हैं किस पर, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी पर। यदि हम बात करें किस पर, डब्ल्यूबीसी पर बात करें, तो डब्ल्यूबीसी हमारी दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? कणिका में और अकणिका में। ठीक है ना, ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है, कणिका का मतलब होता है जिनमें हमारे क्या कहते हैं, दाने पाए जाएं। एक तरीके से समझिए, वो दाने क्या होते हैं, वास्तव में वो दाने वो केंद्रक होते हैं। आपने सुना है कि कहने का मतलब डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यदि वो केंद्रक संख्या में ज्यादा हैं तो वो दाने की तरह दिखाई देंगे, जिसे हम कहेंगे कणिका में डब्ल्यूबीसी। यदि हम कहते हैं कि एक ही केंद्रक है तो दाना एक है, इसका मतलब वो दानेदार नहीं है चीज। तो इसका मतलब जो अरे कणिकाएं में होंगी उनमें केंद्रक की संख्या बहुत कम होगी, या फिर कह सकते हैं एक होगी, इसीलिए उनमें एक दाना दिखाई देता है, इसलिए उसे अकणिका में डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो यदि बात करें कणिका में डब्ल्यूबीसी, तो इसका मतलब है जिसमें दाने पाए जाए, यानी केंद्रक अधिक संख्या में हो, उन्हें कहते हैं कणिका में डब्ल्यूबीसी। और बात करें अकणिका में डब्ल्यूबीसी की, तो अकणिका में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो क्या होती है, बिना दानेदार या फिर सिंगल केंद्रक वाली होती है। यदि बात करें कणिका में डब्ल्यूबीसी की, तो वो तीन प्रकार की होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। देख सकते हैं आप, ये केंद्रक है और ये लोब के आकार का है। लोब के आकार का मतलब समझ रहे हैं, आपको नॉर्मली दो दिखाई देंगे, इस प्रकार लोब होती है, दो दिखाई देते हैं। बात करें बेसोफिल तो उसमें और ज्यादा केंद्रक की संख्या होती है। यदि बात करें न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स में और ज्यादा केंद्रक की संख्या होती है। आपको नाम याद नहीं रखने कितने होते हैं, लेकिन आपको याद रखना लोब के आकार में केंद्रक पाए जाते हैं, किसमें, कणिका में डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट हम बात करें अकणिका में डब्ल्यूबीसी की, तो अकणिका में डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्रक का आकार कैसा है, सिंगल है, ये इसलिए बिना दानेदार दिखती है, इसलिए इन्हें कहते हैं अकणिका में। इसमें भी आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन होगा सिंगल। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे अकणिका में और अकणिका में। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये होती हैं ग्रेन्यूल्स टाइप, और ये होते हैं एग्रेन्यूल्स टाइप। दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। नेक्स्ट हम बात करें यदि डब्ल्यूबीसी के ऊपर, तो डब्ल्यूबीसी में सीधी सी बात है, केंद्रक पाया जाएगा, उस केंद्रक की वजह से ही वो दानेदार और बिना दानेदार बोले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कितनी होती है संख्या में, तो 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है प्रति मिलीमीटर की क्यूब ब्लड में, आयतन में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनमें केंद्रक पाया जाता है, और ये 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी पर मिलीमीटर की क्यूब पाई जाती है ब्लड में। यदि बात करें जीवन काल, तो इनका जीवन काल जो होता है वो होता है 10 से 13 दिन, या फिर कह सकते हैं 1 वीक। कहीं कहीं पर आपको 1 वीक भी लिखा दिखेगा, तो आपको याद रखना है कि इनका जो जीवन काल होता है वो 10 से 13 दिन होता है, या 1 हफ्ते होता है। यदि बात करें इनका निर्माण कहां पर होता है, तो इनका निर्माण जो होता है वो श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर? श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट हम बात करें इनका आकार, तो इनका आकार अमीबा की तरह होता है। आप देख सकते हैं, मैंने गोल बनाई है, लेकिन इनका वास्तविक आकार जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। किस प्रकार का? अमीबा के आकार का। और अमीबा अपना समय समय पर आकार चेंज करता रहता है, इसीलिए हम कह सकते हैं इनका नियमित आकार नहीं होता है। हालांकि आकार होता है। आकार देखिए किसी चीज का, आप ये समझिए, चाहे आकार बिगड़ा हुआ है लेकिन आकार है, तो आप कह सकते हैं आकार होता है लेकिन निश्चित नहीं होता।
क्योंकि अमीबा क्या होता है, वो समय समय पर आकार जो होता है अपना चेंज करता रहता है। इसी कारण जो WBC होती है इनका आकार भी कुछ अमीबा की तरह होता है, इसीलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार होता है। कह सकते हैं आकार होता है लेकिन अनिश्चित होता है। यदि बात करें सबसे कम जो WBC है वो कौन सी होती है, तो सबसे कम जो WBC होती है वो होती है बेसोफिल्स। यदि बात करें सर्वाधिक WBC कौन सी होती है, तो वो होती है न्यूट्रोफिल्स। दूसरा बनेगा कि सर्वाधिक संख्या में WBC कौन सी होती है, कणिका में या अकणिका में, तो आपको याद रखना वो होती है कणिका में, ठीक है ना। कणिका में की बात करें तो तीन प्रकार की इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, जिसमें से बेसोफिल्स जो होती है वो सबसे कम, जबकि जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है संख्या में। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की। देखिए न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स किसका हिस्सा, कणिका में का हिस्सा, और मोनोसाइट किसका हिस्सा, अकणिका में का हिस्सा। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट किस प्रकार का काम करती है, तो ये अमीबा की तरह काम करती है। यानी कोई आप मान लीजिए, यानी कोई बैक्टीरिया आया तो ये क्या करेंगी, अपना आकार चेंज करेंगी और इस बैक्टीरिया को इस प्रकार खा लेंगी, ठीक है ना, और कुछ समय बाद इसे पचा देंगी, ठीक। और हमारी बैक्टीरिया से रक्षा करती हैं कौन सी, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। किस प्रकार, अमीबा की तरह। यानी कोई बैक्टीरिया आया, उस पर अपना प्रभाव डाला, उसे अपने अंदर किया और उसे खा गए। तो आपको याद रखना है जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट होती है ये अमीबा की तरह कार्य करती हैं, ठीक है ना, किसकी तरह, अमीबा की तरह कार्य करती हैं। यदि हम बात करें बेसोफिल्स की, देखिए बेसोफिल्स किस प्रकार काम करती है। सबसे बड़ी बात है WBC सुरक्षा क्यों करती है, क्योंकि ये हमें संकेत दे देती है। संकेत का मतलब ये समझिए, यदि आपको कोई बीमारी है उसका संकेत नहीं मिले तो आप इलाज नहीं करवा पाओगे और हो सकता है आने वाले टाइम में डेथ भी हो जाए किसी की भी। तो आप ये समझिए, यदि हमें टाइम्स पर संकेत मिल जाता है, ठीक है ना, टाइम पर इंडिकेशन हो जाता है कि हाँ बीमारी है, उसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं, तो हम इलाज करा लेते हैं और उससे बच जाते हैं। मान लीजिए बुखार के ही यदि हमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दिया करते, बुखार ऐसी कोई बीमारी होती, तो उसका इलाज नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि तय समय पर हम इलाज नहीं करवा पाते और हमारी कंडीशन दिन पर दिन खराब होती और उससे डेथ भी हो जाती। तो WBC क्या करती है, ये हमें लक्षण दिखाती हैं कि हमें ये बीमारी है। जब वो बीमारी दिखाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और हमारी जान बच जाती है। तो जो हमारी WBC होती है ये हमारी सुरक्षा करती हैं। किस तरीके से, इंडिकेशन देके, हमें लक्षण दिखाकर। मान लीजिए हमारी बेसोफिल्स जो है ये क्या करेंगी, मानिए किसी चींटी ने काटा तो उस जगह पर लाल जो है वो लाल पड़ा, ठीक है, किस कारण पड़ा, क्योंकि बेसोफिल्स ने दिखा दिया, इंडिकेशन दे दिया कि यहां पर चींटी ने काटा है। तो हो सकता है आप दवा भी लगा सको। मान लीजिए आपके कहीं पर चोट लगी, शरीर पर दर्द हो रहा है, तो दर्द का इंडिकेशन किसने दिया, तो वो भी हमारा बेसोफिल्स ने दिया कि यहां पर आपके दर्द हो रहा है, यहां पर आप मूव लगा लीजिए। यदि मान लीजिए यही नहीं पता पड़ता दर्द कहां पर हो रहा और वो दर्द हमारी हड्डियों को सड़ा गला देता, खराब कर देता, तो क्या होता, मान लीजिए दर्द का महसूस नहीं होता लेकिन अंदरूनी जो हमारी इम्यूनिटी है वो खराब हो जाती। तो दर्द का इंडिकेशन देना, कहीं पर हमारा लाल, या फिर हम कह सकते हैं पित्त उछलना। पित्त उछलना क्या करता है, बेसोफिल्स दिखाता है कि हमारे यहां पर पित्त उछल रहा है, हमें एलर्जी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूजन। आपने देखा होगा कहीं पर आपके लग जाए तो सूज जाता है, जब सूजेगा तो आप सिकाई करोगे या फिर दवा लोगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस इंडिकेशन को देकर हमें ठीक करने का काम बेसोफिल्स करता है, ठीक है। मान लीजिए आपको बुखार है, बुखार आपने किससे पता किया, थर्मामीटर से पता किया। थर्मामीटर में क्या आया, टेम्परेचर आया। यदि वो टेम्परेचर ना दिखाया जाए तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको बुखार नहीं है, तो उस टेम्परेचर को बताना कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है जिससे कि इसे बुखार है, इसे दवा देनी चाहिए, तो वो कौन दिखाता, वो बेसोफिल्स दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स। जो इओसिनोफिल्स होते हैं किस प्रकार कार्य करते हैं, तो ये हमारे एलर्जी को दिखाते हैं। कैसे एलर्जी को दिखाते हैं, मान लीजिए आप पूरे दिन AC में पड़े हुए हैं और आप धूप में निकले और धूप में निकलने के बाद आपका चेहरा लाल हो जाता है या फिर आपके एलर्जी सी दिखाई देने लगती है, तो ये किसका इंडिकेशन है, ये हमारा इओसिनोफिल्स। यानी इओसिनोफिल्स बता रहा है कि तापमान में अंतर है और आपकी जान को खतरा है, और तापमान में अंतर है। किससे बताया, आपकी त्वचा को लाल करके बताया, आपकी त्वचा पर एलर्जी दिखाकर बताया। या फिर आप ऐसी जगह चले जाइए जहां पर कोई बीमारी है तो वहां पर एलर्जी दिखाकर
आपको इंडिकेट कर देगा कि यहां पर आपको खतरा है। कौन? इयोसिनोफिल्स। तो इयोसिनोफिल्स किस पर कार्य करता है? एलर्जी पर कार्य करता है, यानी एलर्जी के रूप में आपको इंडिकेट करेगा कि आपको एलर्जी हो रही है, आपको खतरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं ये सबसे पहले अटैक करते हैं। इनका काम होता है कोई भी गंदी चीज शरीर के अंदर आ रही है या आने वाली है तो उस पर बिल्कुल तैयार रहना अटैक के लिए, वो कौन करते हैं? लिम्फोसाइट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होते हैं वो अमीबा की तरह कार्य करते हैं। अमीबा की तरह मतलब कि कोई बैक्टीरिया आया तो उसे अपने अंडर में किया और पचा दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम बात करें बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स हमें जैसे लाल होना, शरीर पर कहीं लाल धब्बा दिखाई देना, दर्द होना, शरीर के किसी हिस्से में सूजन आना, तापमान दिखाना कि हमारा टेम्परेचर ज्यादा, हमें बुखार है, इस तरीके के इंडिकेशन देता है बेसोफिल्स। इयोसिनोफिल्स की बात करें तो एलर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? एलर्जी के द्वारा इंडिकेट करता है कि यहां पर खतरा है। नेक्स्ट हम बात करें लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी में सबसे पहले अटैक करते हैं। किस पर? बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी जो खतरे की चीज हो, हमारे शरीर के लिए सही ना हो, उस पर सबसे पहले अटैक कौन करते हैं? वो करते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो संख्या में 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं। कितने? 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। यदि बात करें आकार तो इनका भी आकार निश्चित नहीं होता, अनियमित आकार होता है। अनियमित का मतलब समझिए कि नियमित नहीं होता, यानी कुछ आकार अब है तो कुछ समय बाद बदल जाएगा। अनियमित आकार समझे आप? इनका कोई आकार ना होना और अनियमित आकार होना, दोनों में डिफरेंस है। अनियमित का मतलब है आज नियमित नहीं है, मतलब अभी कुछ और है, आने वाले समय में कुछ और हो सकता है, यानी आकार होता है। तो आपको याद रखना आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। यदि हम बात करें कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। और इसका भी कहीं ना कहीं काम होता है कि हमारी जो कहते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाना, किसका? प्लेटलेट्स का, और रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट हम बात करें इनका जीवन काल 7 से 10 दिन या फिर 1 वीक कह लीजिए। आपको याद रखना है जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका जो टाइम होता है वो होता है 10 से 13 दिन, और जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनका होता है 7 से 10 दिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रेशियो की। तो हमारे आरबीसी का जो रेशियो होता है वो 600 होता है। यदि 600 आरबीसी हैं तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी होंगी वो 1 होंगी। यदि बात करें उसमें प्लेटलेट्स जो होंगी वो 40 होंगी। यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स में पहला स्थान जो होता है वो किसका होता है? आरबीसी का। दूसरा स्थान जो होता है वो किसका होता है? वो प्लेटलेट्स का। और थर्ड नंबर पर कौन होती है? थर्ड नंबर पर डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि इनके रेशियो क्या होता है? 600 रेशियो 1 रेशियो 40। यानी यदि आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितनी होंगी? 1 होंगी, और प्लेटलेट्स कितनी होंगी? 40 होंगी। यानी आरबीसी 1200 है तो डब्ल्यूबीसी 2 होंगी और प्लेटलेट्स 80 होंगी। इस रेशियो में काम करती हैं। कभी भी पूछ सकता है यदि किसी के आदमी के शरीर में 1800 आरबीसी हैं तो आप बताइए कि उसमें प्लेटलेट्स कितनी होंगी? सीधी सी बात है, 600 का कितने गुना है? 3 गुना 1800। ठीक है, 1800, तो इसका 3 गुना कर दीजिए 120, यानी कितनी होंगी? 120 हमारी क्या होंगी? प्लेटलेट्स होंगी, और 3 हमारी क्या होंगी? 3 हमारी डब्ल्यूबीसी होंगी। 3 हमारी डब्ल्यूबीसी होंगी। तो इस प्रकार के यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी पर। आपने देखा होगा अभी जल्दी में कोविड की वजह से आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। प्लाज्मा थेरेपी उसको समझेंगे। देखिए जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें समझिए मोस्टली डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होते हैं। यदि हम प्लाज्मा में बात करें तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं हम क्या? जिसे कहते हैं हम एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ठीक है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन एंटीबॉडी, और हमारी आरबीसी पर चिपकी हुई जो हमारी प्रोटीन होती है उसे कहते हैं एंटीजन। समझिएगा, एक तरीके से समझिए, जो हमारा प्लाज्मा होता है जो कि 55% हिस्सा घेरे हुए होता है ब्लड का, उसमें जो प्रोटीन होती है उसे कहते हैं एंटीबॉडी, जबकि जो आरबीसी पर जो प्रोटीन चिपकी हुई होती है उसे कहते हैं एंटीजन। एंटीजन एक तरीके से दुश्मन की तरह कार्य करता है, यानी कोई आरबीसी के चिपक के यदि हमारे शरीर में एंटीजन आता है तो उसे तुरंत डब्ल्यूबीसी सूचित करता है, किसको? प्लाज्मा को। भाई हमारे शरीर में एक एंटीजन आ चुका है, उसकी वेरिफिकेशन करो ठीक है या नहीं है।
यदि ठीक नहीं है तो तुरंत उसकी एंटीबॉडी बनाइए, तुरंत उसकी एंटीबॉडी बनाइए। यानी यदि वो 10 पावर का आ रहा है, यदि वो -10 है पावर में दुश्मन, तो आप तुरंत 10 पावर का एक और पावर बनाइए जिससे कि वो भिड़े और वो न्यूट्रल हो जाए। तो यानी जो हमारी आरबीसी पर चिपककर हमारे एंटीजन आते हैं उन्हें डब्ल्यूबीसी सूचित करता है प्लाज्मा को, प्लाज्मा से कहता है कि भाई हमारे शरीर में दुश्मन आ चुका है, तुरंत उसका समाधान कीजिए, और तुरंत प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया जाएगा। मान लीजिए आप सो रहे हैं, आपके घर में कोई दुश्मन आ चुका और गोली बरसाकर चला जाए, आपको हालांकि कुछ हानि नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? अगली बार यदि वो 4 आए थे तो अगली बार आप 10 की सुविधा लेकर बैठेंगे, ताकि बेटा अगली बार आओ तो हम तुम्हें अच्छे से कूट के रख दें। तो वही होता है कि एक बार तो तुम आ चुके, हमें बताया भी नहीं तुमने, ठीक है, एक बार तुम आ चुके, किस पर चिपक के? आरबीसी पर चिपक के। बेटा अगली बार मत आना, यदि अगली बार आए तो हमारे पास एंटीबॉडी है, मुंह पे दे के मारेंगे और तुम चित्त हो जाओगे। ये वाली कंडीशन होती है किसकी? डब्ल्यूबीसी की, वो प्लाज्मा से कहता है। यही हुआ था कोविड के साथ कि जब ये वायरस आया था, जो इसकी एंटीजन शरीर में एंट्री कर रहे थे, उस टाइम पर डब्ल्यूबीसी समझ नहीं पा रहा था ये क्या चीज है। उसने तुरंत प्लाज्मा को सूचित किया कि इसकी एंटीबॉडी बनाइए। जब जितने समय में वो एंटीबॉडी तैयार हुई बनकर, तो लोग ठीक होने लगे। क्यों ठीक होने लगे? क्योंकि प्लाज्मा समझ चुका कि इसकी एंटीबॉडी किस प्रकार बनानी है, इसकी एंटीबॉडी किस प्रकार बनानी है। कौन समझा? वो समझा प्लाज्मा। तो शुरुआत में क्यों ठीक नहीं हो रहे थे लोग? इस वजह से नहीं ठीक हो रहे थे क्योंकि प्लाज्मा समझ नहीं पा रहा था ये किस लेवल का एंटीजन है, किस लेवल का एंटीजन है। उसके बाद समझा और प्लाज्मा ने अपनी एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी। किसको? कोविड के एंटीजन को लेकर। आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी चल रही, क्योंकि प्लाज्मा में हमारी एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी को निकालकर, यानी इस एंटीजन की, मान लीजिए 10 लोगों के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी, तो इस आदमी के शरीर में से निकाल ली हमने। ये जो इस आदमी के शरीर ने कोविड की एंटीबॉडी बना ली, हमने ये वाला हिस्सा निकाल लिया प्लाज्मा का और उसके शरीर में चढ़ा दिया। अब वो खून में मिल गया और उसके खून में भी वो एंटीबॉडी तैयार हो गई। तो आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी के बेसिकली पीछे जो मेन मकसद था वो यही था कि जो हमारी प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा भी हमारी एंटीबॉडी बनती है, इसीलिए लोगों के शरीर में कोविड की जो एंटीबॉडी थी वो तैयार हो गई थी। इसी वजह से उसको प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी। जिनके शरीर में नहीं बनी थी उनके शरीर में जाकर वो ब्लड में मिल जाए और एंटीबॉडी तैयार हो जाए, ताकि जो नेक्स्ट टाइम आए तो उनकी सुरक्षा बनी रहे और वो अब फिलहाल भी ठीक हो जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी के साथ चिपक कर आते हैं ब्लड में, और डब्ल्यूबीसी सूचित करता है प्लाज्मा को, प्लाज्मा उनकी एंटीबॉडी बनाता है ताकि अगली बार आए तो उनका स्वागत बड़े अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसके अंतर्गत हमने डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और किसको समझा? एंटीजन और एंटीबॉडी को समझा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखिए, हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, कणिका में डब्ल्यूबीसी, अकणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें लोब के आकार में क्या दिखाई देते हैं? हमें केंद्रक दिखाई देते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। यदि बात करें कणिका में अकणिका में डब्ल्यूबीसी की, एग्रेन्यूल्स की, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये 6000 से 8000 पर mm की क्यू इन ब्लड में होती हैं। यदि बात करें जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण श्वेतअक्षी मज्जा में होता है। यदि आकार की बात करें तो इनका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है या फिर अमीबा की तरह होता है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी संख्या सबसे कम कौन से की होती है, तो सबसे कम संख्या होती है बेसोफिल्स की, और सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स की। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये किस तरह कार्य करती है? तो अमीबा की तरह कार्य करती है, यानी कोई गंदा पदार्थ आया उसे सटक लिया और खत्म कर दिया। यदि बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स हमें इंडिकेट करती हैं किस तरीके से? हमें लाल दिखाना बॉडी पर, दर्द दिखाना, सूजन दिखाना और तापमान इंडिकेट करना। किसका काम होता है? बेसोफिल्स का होता है। यदि हम बात करें इओसिनोफिल्स की, तो इओसिनोफिल्स हमें एलर्जी के द्वारा दिखाती हैं। किसके द्वारा? एलर्जी के द्वारा दिखाती हैं। यदि हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट सबसे पहले अटैक करती है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, यदि बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स 1.5 से 3 लाख होती है हमारे ब्लड में। ठीक है, यदि बात करें आकार, तो आकार इनका अनिश्चित होता है। यदि बात करें कार्य की, तो कार्य जो होता है इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, और इनका जीवन काल जो होता है वो 7 से 10 दिन होता है। यदि बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में, तो 600 आरबीसी, 1 डब्ल्यूबीसी,
और 4 जो होती हैं वो होती हैं हमारी 40 जो होती हैं वो होती हैं हमारी प्लेटलेट्स। यानी 600 रेशियो 1 रेशियो 40 के अनुपात में होती है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हम बात करें किस पर, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए हमारा तरल पदार्थ है प्लाज्मा, उसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। जो हमारी एंटीजन होते हैं एक तरीके से दुश्मन की तरह कार्य करते हैं और ये हमारे शरीर में एक तरीके से समझिए वायरस ही होता है जो चिपक कर आता है किसके साथ, आरबीसी के साथ चिपक कर आता है। डब्ल्यूबीसी कहता है कि ये नया लोग आया है, इसकी जांच करो, तो उस क्या करता है, प्लाज्मा जो होता है उसका क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है ताकि हमारे शरीर को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन होती है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती है। एंटीजन किस पर चिपका हुआ होता है, आरबीसी पर चिपका होता है, जबकि एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा में होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है इस क्लास से संबंधित। उम्मीद करता हूं आपको बड़ी अच्छी लगी होगी क्लास, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि क्लास कैसी थी। और बायोलॉजी को बड़े अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे इसी प्रकार हम डायग्राम से, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो बायोलॉजी को लेकर। बहुत सी दिक्कतें ये होती हैं कि हम जब डायग्राम से नहीं पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, चीज़ें बिल्कुल भूल जाते हैं और वो दिक्कत होती है एग्जाम में। और आप समझिए यदि आप डायग्राम से पढ़ते हैं, डायग्राम से यदि आप समझ कर चलते हैं, आपको रटने से कम मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, दुगना फायदा है। तो इसी प्रकार हम बायोलॉजी को समझते हुए चलेंगे। आपका काम है रेगुलर रहना, रेगुलर क्लासेस देखते रहना। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका काम है अच्छे से डायग्राम बनाकर नोट करना, जो भी मैंने बोला है उसे नोट करना और जो बोर्ड पर लिखा उसे भी नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।